नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। 5 राज्य किसका राज। थोड़ी देर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने वाली है। 7:56 हो चुके हैं। 8 बजे मतगणना काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी अब से 4 से 5 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बंगाल, असम, केरल में मतगणना शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी, तमिलनाडु में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू की जाएगी। आठ बजे ठीक 4 मिनट बाद, 3 मिनट बाद अब काउंटिंग शुरू। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। नमित जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है सर जी राजस्थान पर। 5 राज्यों की काउंटिंग सर। अब तो 2 मिनट का वक्त रह गया है। सबसे पहले नमित जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। पश्चिम बंगाल पर नजरें हैं सबकी और आपकी भी, क्या लग रहा है? जी सुमित जी, देखिए बहुत अच्छा मतदान हुआ। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। पूरे बंगाल वासियों को शुभकामनाएं हैं। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है और अच्छे सीटें जीत रहे हैं। 180 पार जा रहे हैं। अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए, लेकिन ममता दीदी के रुझान आने शुरू हो गए कि उनको हार दिख रही है। और जिस तरह से वो बलवा करने की फिराक में है, जिस तरह से उनके पोलिंग एजेंट विद्रोह करने लग गए अभी सुबह से ही, तो ये साफ दिख रहा है कि ममता दीदी का जो साम्राज्य था, जो आतंक का साम्राज्य 15 साल का जो बंगाल की जनता सहन कर रही थी, वो खत्म होने की ओर है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विश्वास की जो सरकार है, वो विकास की जो सरकार है, वो वहाँ बनने जा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल 15 साल के आतंक के अंत को, भ्रष्टाचार को अंत करके आगे बढ़ेगा और विकास के पथ पर चलेगा। जी सुमित जी, ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है सर? नहीं, कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है। जिस तरह से बंगाल की जनता ने बाहर निकलकर वोट किया है, 93% से ऊपर पोलिंग हुई है। जो वहाँ महिलाओं को वोटिंग नहीं करने दी जाती थी, उनके आईडी कार्ड छीन लिए जाते थे, उन्हीं महिलाओं ने बाहर निकलकर मतदान किया है। और वहाँ भरपूर मतदान होने का मतलब है कि आतंक का अंत हो रहा है, भ्रष्टाचार का अंत होता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, उसका जो विकास का उदय होने वाला है, उसके लिए लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया। जहां एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बंगाल की जनता देखती थी और जहां भाजपा शासित राज्य वहां का विकास देखती थी, तो परेशान होते थे। और जिस तरह से चुनाव आयोग और हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, जो सुरक्षा बल थे वहां पर, उन्होंने निष्पक्ष मतदान करवाया, निडर होकर मतदान कराया कि आप घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। उसी मतदान के बिहार पे मैं कह रहा हूँ, उसी के विश्वास से मैं कह रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 180 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। जी सुमित जी, आपने कानून के राज की बात की पश्चिम बंगाल में, आपने पुलिस व्यवस्था पर बात की पश्चिम बंगाल में कि लोग त्रस्त हैं इससे, आपने चुनाव आयोग की बात की कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए गए। तो ये तो 5 साल पहले भी हुआ था ना सर वहाँ पे, ये तमाम चीज़ें तो 5 साल पहले भी थी। इस बार ऐसा क्या? नमित जैन जी, आवाज सुन पा रहे आप मेरी? नमित जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? मैं फिर से जुड़ूंगा नमित जैन जी से। राजेंद्र शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सुमित जी, आ रही है। नमित जैन जी, मेरा सवाल ये था कि आपने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपने कानून के राज की बात की,
पुलिस की बात की आपने, ममता सरकार की बात की आपने, चुनाव आयोग की बात की, तो ये तमाम चीज़ें तो 5 साल पहले भी थी। 5 साल पहले भी चुनाव हुए थे, उस वक्त ये फैक्टर नहीं थे क्या? जी देखिए सुमित जी, समय समय की बात होती है। जिस तरह से पहले चुनाव आयोग को दत्ता बताकर जो ममता बनर्जी की जो गुंडा राज था, लेकिन इस बार हमारे जो पोलिंग अधिकारी है उनको जो सुरक्षा दी गई, जिस तरह से वहाँ सुरक्षा कर्मी लगाए गए, क्योंकि हम इतिहास से सीखते हैं। इतिहास में जिस तरह की घटनाएं हुई वो लगातार, और पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा जो गुंडागिर्दी थी, वहाँ टीएमसी के जो गुंडे बाहर निकलकर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, जिस तरह के मतदाताओं को परेशान किया जाता था, उस पर एक्शन लिया गया। और चुनाव आयोग ने एक तय कर लिया कि हमें निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो बंगाल में सुरक्षाकर्मी बाहर से भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो स्थानीय जो पुलिसकर्मी थे, वहाँ जो प्रशासन था, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के दबाव में रहता था। ममता बनर्जी जिस तरह की, और इस बार भी हमने देखा ममता बनर्जी ने या टीएमसी ने किसी भी तरह की कोशिश छोड़ी नहीं। उन्होंने हर तरह का प्रयास किया कि ये चुनाव प्रभावित हो। जिस तरह से हमारे प्रत्याशी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उन पर, नेताओं पर पत्थरबाजी ये करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जो चुनाव, जो मतदान हुआ, वो बहुत ज़्यादा आज़ादी के बाद का इतिहास है कि सबसे ज़्यादा पोलिंग वहाँ हुई। तो ये दिखाता है कि जो वहाँ लोगों के मन में जो डर था। और सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की धरती है, वहाँ भी हमारे बंगाली जो प्रवासी रहते हैं, बंगाली भाई बहन रहते हैं, मैं कुछ लोगों से मिला था जो हमारे। ठीक है, मैं नमित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हार्दिक दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पश्चिम बंगाल पहुँचे हुए हैं हार्दिक, और वहाँ की हवाओं का, वहाँ के माहौल का जायज़ा ले रहे हैं। हार्दिक, क्या चल रहा है हार्दिक राजनीतिक गलियारों में, वहाँ के माहौल में, वहाँ की फिजाओं में क्या कुछ सुगबुगाहट है? कहाँ पर मौजूद हैं आप? सुमित, इस वक्त मैं मौजूद हूं शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर, जो कि भवानीपुर सीट से और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर सीट से वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बार चुनौती दे रहे हैं, और जितनी गहरी खामोशी होती है उतना बड़ा असर होता है। और अक्सर सियासत में बहुत बड़ा शोर जब होने वाला होता है, उससे पहले इसी तरह का तूफान से पहले का सन्नाटा नजर आता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर की, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि टीएमसी आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उनकी लोकेशन बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जा रही है, उनकी इलेक्शन ड्यूटी की जो डिटेल्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जा रही हैं। और इसका मतलब यह है कि इस बार चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, दोनों ही आरोप प्रत्यारोप और अविश्वास के मूड में है। यानी कि दबाव की रणनीति दोनों तरफ से है, अविश्वास और भरोसे की कमी भी दोनों तरफ से है। इसी के साथ चूंकि अभी मैं जी राजस्थान पर लाइव हूं, तो भवानीपुर सीट जो है उसका राजस्थान से भी एक बहुत गहरा कनेक्शन बनता है, वो मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूं। क्योंकि जिस भवानीपुर सीट, सबसे बड़ी हॉट सीट पर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी होने वाला है, वहां का जो गणित है वो ये कहता है कि 65% जो वहां के वोटर्स हैं वो तकरीबन नॉन बंगाली हैं, यानी कि बंगाली भाषा नहीं बोलते हैं, और मतलब उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, जिसमें गुजराती भी हैं, राजस्थान से आने वाले मारवाड़ी भी हैं, और खासतौर पर जो राजस्थान से आए हुए माइग्रेटेड लोग हैं वो वहां पर ज्यादा रहते हैं। 2021 के चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ममता बनर्जी की बढ़त थी और 58,000 वोटों से उन्होंने बाय इलेक्शन जीता था। लेकिन एसआईआर होने के बाद तकरीबन 44 से 46,000 वोट्स इस बार सिर्फ भवानीपुर सीट के कटे हैं। तो हो सकता है कि आपके जो राजस्थानी वोटर्स हैं, जो राजस्थान से माइग्रेटेड लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदू वोट बैंक है, और वो जो 65% वोटर्स हैं हिंदू, वो इस बार इस भवानीपुर सीट पर कुछ बदलाव ला सकते हैं। नंदीग्राम पर तो शुवेंदु अधिकारी पहले से कॉन्फिडेंट है, और शायद ये जो खामोशी नजर आ रही है, शायद ये इसी जीत की खामोशी है। ये क्या कह रही है हार्दिक वहां पर? देखिए, 92% वोटिंग अपने आप में रिकॉर्ड वोटिंग है, और इसी के साथ ये बहुत विडंबना है और बहुत अलग है कि अभी हिंसा नहीं हुई है, कम हिंसा हुई है। हर बार रक्त रंजित राजनीति के लिए और खूनी सियासत के लिए ये बंगाल जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भवानीपुर विधानसभा सीट, जहां पर शुवेंदु अधिकारी के जो वोट्स हैं वो जहां पर है, ममता बनर्जी के वोट्स जिस स्ट्रॉन्ग ग्रुप में, मैं वहीं पर था। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है पश्चिम बंगाल के हिसाब से हार्दिक।
बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है और हिंसा कम हुई है। इसका आधार ही यह है कि इस बार जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी स्ट्रांग रूम के बाहर इतनी ज्यादा पैनी सुरक्षा, इतनी ज्यादा पैनी निगरानी कभी नहीं देखी है। मुझे लगता है कि भारत का सबसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम जो था वो भवानीपुर विधानसभा सीट के बाहर था। 4 लेयर की सिक्योरिटी थी, बंगाल पुलिस अलग से, कोलकाता पुलिस अलग से, सीएपीएफ के जवानों की तैनाती अलग से, क्यूआर कोड स्कैन करके ही अंदर जाने दिया जा रहा था। इस तरह के हालात थे। और एक तरफ वहां पर बीजेपी टीएमसी की झड़प की तस्वीरें, गहमा गहमी गर्मी की तस्वीरें होंगी, लेकिन यहां अभी पसीना नहीं आ रहा है। वेदर रिपोर्ट आपको दे दूं, बादल छाए हुए हैं। अब ये संकट के बादल किस पर छाने वाले हैं, ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी, पता नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, हवा का रुख बदल रहा है, हवा चल रही है और गर्मी से राहत मिल रही है। यानी कि सियासी गर्मी कम होने वाली है और हवा का रुख बदलने वाला है। ये तो फिलहाल बंगाल का मौसम कह ही रहा है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है भाई कि शायद उन्होंने हथियार पहले ही डाल दिए। हार्दिक, वो तो कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हार मान ली है क्या मतलब उन्होंने? देखिए, आरोप सुमित, आरोप प्रत्यारोप की सियासत बंगाल में बहुत लंबे समय से चली आ रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जब को आपको डर हो आरोपों के किसी लिए चीज का, आप अगर कहेंगे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप कहेंगे चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो डर है मतलब। लेकिन विडंबना तो ये भी है ना सुमित, कि इस बार आरोप बीजेपी भी लगा रही है, आरोप टीएमसी भी लगा रही है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो भी यही दर्शाते हैं कि अभी पूरी तरह से जीत किसकी तरफ होगी है किसी नहीं पता। नतीजे 5 राज्यों के आ रहे हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हम सबसे ज्यादा बात बंगाल की कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं। और चूंकि अभी समय हो रहा है 8:07 का, यानी कि अब के बाद से अभी जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अभी जो पोस्टल बैलेट है वो गिने जा रहे हैं और अब से ठीक 20 मिनट के बाद ईवीएम के जो वोट हैं उनकी गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आने लग जाएंगे। उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस बार जो बंगाल का इलेक्शन है, नॉर्थ जो बंगाल है वो जरूर हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। रुझान आएंगे, उसके बाद क्लियरिटी मिलेगी हार्दिक। लेकिन वहां आप इस वक्त मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में, लोग क्या कह रहे हैं, टीएमसी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं? आप तो उन लोगों से मिले होंगे, वहां बातें की होंगी आपने उन लोगों से, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कल जब मैं भवानीपुर विधानसभा सीट के बाहर मतदान के जो वहां पर काउंटिंग, जहां पर मत रखे हुए हैं, जो काउंटिंग का सेंटर है उसके बाहर खड़ा हुआ था, 200 मीटर की दूरी तक तो वैसे ही किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। और शुवेंदु अधिकारी ने, जिनके घर के बाहर मैं खड़ा हूं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि 200 मीटर के अंदर कैंप होना भी नहीं चाहिए। बावजूद इसके टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपने कैंप वहां लगा रखे हैं और बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे। मैंने उनसे बातचीत भी की, दोनों ही इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लग रहा है कि बस हमारी सरकार आने वाली है। बीजेपी कह रही है भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, सत्ता हमारी आने वाली है, जो ताज है वो हमारे सिर सजने वाला है। टीएमसी जो है वो इससे ठीक उलट है, वो तो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जीते, रसगुल्ला और मिष्टी दोई हमारे हाथ से आप खाइएगा। मतलब वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने तो जश्न की तैयारी कर ली है। और 12 बजे का मुझे तो इन्वाइट भी आ चुका है टीएमसी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के घर के बाहर आइएगा, 12 बजे जश्न की तस्वीरें आपको वहीं से देखने को मिलेंगी। जश्न की तस्वीरें अब बीजेपी के यहाँ से देखने को मिलती है या टीएमसी के यहाँ से, ये आने वाला वक्त बताएगा हार्दिक। लेकिन भाई ये बत्ती गुल वाला क्या मामला है जी? किसने किसकी बत्ती गुल कर दी वहाँ पर? ममता बनर्जी की ओर से ये आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जहां पर थोड़े दिनों पहले बवाल भी देखने को मिला था, वो काउंटिंग सेंटर है, वहां पर बत्ती गुल कर दी गई है। बत्ती गुल, हालांकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है क्योंकि जो बिजली विभाग है वो आता तो राज्य सरकार के अंडर में है। तो ऐसे में बिजली विभाग पर ही आरोप लग रहे हैं, राज्य सरकार के अंडर में आने वाले बिजली विभाग पर ही ममता बनर्जी आरोप लगा रही है और आरोप भी लगा रही है बीजेपी पर। बीजेपी बिजली कटवा रही है। खैर, इन आरोपों से ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा देंगी, कभी बिजली विभाग पर सवाल उठा देंगी। क्या इन बातों से, इन बयानों से लग नहीं रहा कुछ हताश हैं ममता बनर्जी? हाव भाव क्या कह रहे हैं उनके? ममता बनर्जी के निजी तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट है क्योंकि सुमित, ये जो नतीजे आने वाले हैं इस पर हम इतना लंबा डिस्कशन जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ममता बनर्जी के लिए साख की लड़ाई है, ये ममता बनर्जी के अस्तित्व की लड़ाई है, ये उनके पॉलिटिकल करियर की लड़ाई है। इससे पहले ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीती थी, इससे पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी हरा चुके हैं, जिनके घर के बाहर अभी मैं मौजूद हूं। तो ये जो सन्नाटा है तूफान से पहले का, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। अभी थोड़ी देर पहले पर सिर्फ सफाई हो रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। वो सफाई भी ये प्रतीक है कि हाँ,
अब यहाँ पर सफाई होने ही वाली है। और ममता बनर्जी की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, तो वो तो हमेशा से आरोप में रही हैं कि वो आरोप लगाती रही हैं कि निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है, दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। ममता बनर्जी की ओर से कल भी ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो इलेक्शन सेंटर है, मैं वहां पर मौजूद भी था, वहां पर एक कार आती है, कार रुकती है, कहते हैं इस पर बीजेपी का झंडा लगा है। लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे, वहां पर जो सीएपीएफ के जवान थे, बंगाल पुलिस थी, सबने ये कहा कि उसमें बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता इतने बड़ी संख्या में मौजूद थे कि वो हर एक गाड़ी को पहले खुद चेक कर रहे थे और उसके बाद सीएपीएफ या पुलिस के पास जाने दे रहे थे। और ऐसे में ये गलतफहमी कि वहां पर बीजेपी के झंडा लगी एक गाड़ी आई है, इस गलतफहमी की वजह से वहां पर भारी बवाल खड़ा हो गया और झगड़ा शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस है तो एक तरफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और ये वाकई में ममता बनर्जी के अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि इससे पहले तो वो बाई इलेक्शन जीती थी, लेकिन 58,000 वोटों के अंतर से। 2024 में इसी भवानीपुर की, जहां की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 8,000 का मार्जिन था। और फिर अब जो मैंने राजस्थानी वोटर्स का जिक्र किया है, 65% हिंदू वोटर्स का जिक्र किया है, एसआईआर के बाद 44 से 46,000 या तकरीबन 50,000 वोट जो कम हुए हैं उसका जिक्र किया है। इन सब का असर तो डेफिनेटली ठीक है। मैं आ रहा हूँ हार्दिक, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राजेश कटारा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस से है। राजेश कटारा जी, बात नहीं हो रही है आपके पश्चिम बंगाल में, क्यों भाई? बीजेपी तृणमूल, बीजेपी तृणमूल, कहाँ है आप? नजर नहीं आ रहा है कहीं। देखिए, रिजल्ट आने दो, अभी पेटियां खुलेंगी, बैलेट पेपर कलेक्शन होगा, सारी चीज नजर आएगी। चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं आप, रिजल्ट में नजर आएंगे लगता है आपको? जी बिल्कुल, चुनाव में भी नजर आए हैं, रिजल्ट में भी नजर आएंगे, सब जगह नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो ये कह दिया था कि भाई, हार्दिक भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वहीं पर हैं वो, इस वक्त मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल ही हैं। राहुल गांधी ने तो ये कह दिया था कि भाई बीजेपी, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर रही है। अपने लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने, कांग्रेस के लिए नहीं बोला उन्होंने। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, वोट जनता को देने, जनाधार जनता को देना है। कांग्रेस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस से चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस ने कभी इस तरह का मुद्दा कॉन्फिडेंस तो रखिए सर, कांग्रेस ने हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस ना सही, कॉन्फिडेंस तो रखिए। और हमेशा जनता को माई बाप माना है कांग्रेस ने। हमेशा आरोप प्रत्यारोप पर कभी भरोसा कांग्रेस नहीं करती। और उसी तरीके से पूरे देश में आज जो जनाधार मिलता है, कांग्रेस से स्वीकार करती है, चाहे वो अपन जीते चाहे हारे, इसी तरह की होती है। हम ये नहीं कहते कि आरोप लगा करके दूसरी जगह पे आप जिस तरह के कर रहे हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहीं की बात करते हैं। अपनी स्थिति बताइए जल्दी से, कितनी सीटों पर आ रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? देखिए, वो तो अभी आपके सामने थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो राहुल गांधी कर चुके हैं। मैं तो आपके श्रीमुख से सुनना चाह रहा हूं सर। अपन कुछ बंद पेटियों में वही आदमी बोल सकता है जिसको कुछ पता हो, जो अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, या उसके कुछ किया हुआ वो कह रही है, अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम भी दावा ही कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं बोलता, जब तक हम और आप क्या कर सकते हैं? परंतु इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो आप बताइए, जो बंद पेटियों में ईवीएम से जो इलेक्शन हुआ है, उसमें बंद पेटियों पे 180 सीट बता रहे हैं अभी। आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी मैं सुन रहा था 180 सीट आए। भाई, बंद पेटियों में आप कैसे देख सकते हो? क्या अंतर्यामी हो? आप बताइए ना। यहाँ तो कहीं ना कहीं आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ झोलमोल है इस चीज के अंदर। अच्छा, अगर 180 से कम पे आता है तो झोलमोल दूर हो जाएगा ना? 180 से कम या ज्यादा होता है तो झोलमोल दूर हो जाएगा ना? फिर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं रहेगा ना? देखिए, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आप तो खुद देखिए, बंद मशीनों में इलेक्शन हुआ, आप भी कहते हैं सर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आपने कई बार दावे किए हैं, यानी आपकी भी दाढ़ी में तिनका था क्या उस वक्त पर? आपने कई बार दावे किए हैं, मेरे साथ बैठकर दावे किए कांग्रेस ने कि हम इतनी सीटों पर आ रहे हैं भाई। देखिए, तो आपको कैसे पता होता था? ये तो बात है। अगर कोई पार्टी अपना अंदाजा लगा रही है तो आप उसे चोर की दाढ़ी में तिनका बोलेंगे? राजेंद्र शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ। नमित जैन जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, अपनी बात रखिएगा। राजेंद्र शर्मा जी, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल को देखते हुए सर? जी, 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल की बात इसलिए राजेंद्र जी देखिए, नजर उस पर ही है क्योंकि बंगाल के बारे में अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब के अंदर बढ़त तो बीजेपी की दिखाई जा रही है, पर कुछ ऐसे भी हैं कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। पर इसको एक 2-3 संदर्भों से देखा जाए तो ज़्यादा स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, कल अधीर रंजन जी का, कांग्रेस के जो हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। पर
अच्छा वो लोग कांग्रेस भी चाहती है कि वहाँ पर बीजेपी जीते, क्योंकि उन्होंने इसके टीएमसी के या ममता बनर्जी के साथ मिलकर के लड़ने वाली या कोई तरह की किसी तरह की बात नहीं की है। जबकि अखिलेश जी हो या दूसरे विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस क्यों चाहती है बीजेपी साथ जीते? देने की कोशिश की। कांग्रेस को पता है क्या कि उसके साथ क्या होने वाला है? तो इससे पर लगता यह है कि बीजेपी वहाँ पर बाजी मार ले जाए, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल है या जो भी सट्टा बाजार की फलोदी सट्टा बाजार हो और कोई दूसरे हो, जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी विश्लेषण करता है, उनके सबके करीब करीब ये है कि शायद बीजेपी वहाँ बाजी मार ले जाए। दूसरी चीज़ ये है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मेन फैक्टर जो है कि बीजेपी, क्योंकि ममता जी के साथ जो 3 चीज़ें होती है, उनके जो 3 की पॉइंट्स है वो है, एक तो महिलाओं के वोट, अब लगता है कि महिलाओं के वोट अब छिटक जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने अल्पसंख्यक वाले जो वोट है वो उनके साथ है और बड़ी मात्रा में उनके साथ इस बार भी जाने की पूरी संभावना है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो अपने जो उन्होंने स्कीम्स, जो पब्लिक के रिलेटेड जो स्कीम्स लागू करके उनके भरोसे वो चल रही है आगे। पर देखिए बीजेपी ने लगातार उसके काट करने की कोशिश की है। SIR बड़ा मुद्दा है। SIR का परिणाम क्या आता है, क्योंकि 90-92 लाख वोटर्स कम हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ है, कुछ ना कुछ वो अभी रिजल्ट के माध्यम से ही हमको पता चल पाएगा। तो एक तो SIR वाला मुद्दा हो गया। फिर महिलाओं के लिए बीजेपी ने भी आगे बढ़ करके और उनको अच्छी खासा रकम देने की बात की, उनको उनके सीधे खाते में हस्तांतरण वाली बात की, क्योंकि आजकल तो फ्री वीज वाला सिस्टम तो चुनाव के पहले अनिवार्य हो गया, हर पार्टी के लिए अनिवार्य हो गया कि वो फ्री वीज वाली चीज़ें घोषणाएं करें और मतदाताओं को लुभाएं। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं, इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी बाजी मार ले जाए। नहीं तो अदरवाइज कट्टर टक्कर की बात तो है, बिल्कुल भयंकर रूप से इनके आपस के अंदर कंपटीशन चल रहा है और ऐसा लगता है कि शायद नेक टू नेक इस वाली स्थिति रहे। एक मैं सुमित जी दूसरी बात और कहना चाहता हूँ जी कि देखिए जो ये 5 राज्यों के जो इलेक्शन हो रहे, 4 राज्य और एक केंद्र प्रशासित, ये हिंदुस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स को, देश को दिशा और दशा देने के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन वाली स्थिति के अंदर लाने वाले हैं। देखिए यदि केरल के अंदर LDF हार जाती है तो आप देखिए कि जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो लगभग किसी भी राज्य के अंदर सत्ता में नहीं रहेगी और लगभग ये माना जाना चाहिए कि फिर उनका किसी भी स्टेट के अंदर वर्चस्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नंबर 1। जहाँ तक इसके तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु के अंदर अब तक द्रविड़ पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है, चाहे DMK हो चाहे AIDMK हो। जो रुझान आ रहे हैं, देखिए परिणाम जनता ने क्या मत दिया है, मतदाता जो है वो सर्वोपरि है, उसकी एक अलग बात है, वो अब थोड़ी देर बाद में हमारे सामने आ जाएगा। पर ऐसा लगता है कि वो जहां अभिनेता से नेता बने विजय हैं, वो काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश में कहें और हो सकता है कि शायद वहां पर पश्चिम बंगाल के तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाने में भूमिका हो सकता है, वो सरकार ही बना ले जिस तरह का बनेंगे। राजेंद्र शर्मा जी सवाल भी तो है, अभिनेता से नेता तो बन रहे हैं लेकिन किंग मेकर बनेंगे कि किंग बनेंगे? किंग भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यदि जिस तरह की एग्जिट पोल के अंदर स्थिति आई है तो DMK में यदि सीटें काफ़ी कम रहती है तो AIDMK या बीजेपी को जितनी भी सीटें मिलती है 5-10 या कुछ इस तरह की मार्जिन वाली स्थिति रहेगी तो दोनों मिलकर के सरकार बना सकती है। DMK को शायद सरकार बनाने का मौका नहीं मिले। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं शायद वो किंग मेकर वाली ही स्थिति में जो अभी तक रुझान आ रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी सवाल लेंगे, चर्चा जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।